आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान। आज हम बात करेंगे एक 67 साल पुरानी कराची की इमारत के बारे में। 1954 में ये इमारत कायम हुई थी और इसकी बुनियाद उस ज़माने के बड़े बड़े लोगों ने लग रखी थी। उसके बाद हुआ ये कि अब से 14 साल पहले तक ये बिल्डिंग थी, इसका एक नाम भी था, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी हो जाती थी, लेकिन जिस तरह सरकारी दफातर के साथ होता है, शाम 5 बजे गेट को ताला लग जाता था। हालांकि ये मरकज़ बनाया गया था सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए और पाकिस्तान के कल्चर को हाईलाइट करने के लिए। इस इमारत का नाम है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। मैंने एक फ़िगर आपको दिया 14 साल पहले तक। 14 साल पहले इस इमारत की किस्मत हल्के हल्के बदलनी शुरू हुई। एक नई नौजवान टीम आई, उसने इसे टेक ओवर किया। ये एक मुंतखब इदारा था और आज 2021 तक ये इमारत, जिसका नाम पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल है, मुल्क का जो सकाफ़ती मैप है, मुल्क का जो सकाफ़ती रेडार है, उसमें सबसे ज़्यादा चमकदार इमारत के तौर पे देखी जा सकती है। ये मुमकिन कैसे हुआ, स्ट्रेटजी क्या थी, कौन लोग थे, दीवानगी उनमें कितनी थी, ये सब जानने के लिए आज हमने दावत दी है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा सदर मोहम्मद अहमद शाह साहब को। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। शाह साहब, अभी भूल जाएं, आर्ट्स काउंसिल की हम बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर में करेंगे। जितना मैं आपको पिछले 40 साल से जानता हूँ, पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल की ज़िंदगी में बाद में इंटरेस्टेड हूँ, पहले मैं आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हूँ कि आपका जो एक बैकग्राउंड है, एक सेल्फ मेड आदमी का है जो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक आया है। मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताकि हो सकता है कि ये भी इंस्पिरेशन हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे वालिद साहब 1948 में कराची आए थे। मानसरा से आगे एक गांव था नारायण के रास्ते में, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मज़दूरी करते रहे शहर में। मट्टी ढोई उन्होंने, गधा गाड़ी चलाई, सीमेंट की बोरियां उठाईं। ये लेकिन 10 बरस बाद, जब 11 साल बाद मैं पैदा हुआ, तो ख़ासी खुशहाली थी, कारोबार था, कोई दुकान खोल ली थी जो खूब चल रही थी। तो काफ़ी, लेकिन वो मुझे कुछ 6 साल की उम्र से पकड़ के मस्जिद ले जाते थे उंगली से, और रास्ते में अब किस्से सुनाते थे अपनी मेहनत के, और पुश्त से कमीज़ भी उठा के दिखाते थे जो गर्म सीमेंट की बोरियां उठाने से काली हो चुकी थी, और चूँकि वो डेड स्किन हो गई थी, तो और वो मुझे वो एक एक चीज़ याद है अच्छी तरह से। तो उन्होंने फिर आपके साथ क्या किया? उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि असल में मेरे दादा एक बड़े जागीरदार थे, लेकिन उन्होंने 4 शादियां की थी, तो मेरे अब्बा तीसरी शादी में से थे और वाहिद नरीना औलाद थे। तो जो मेरे अब्बा के ताया थे, उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट किए कि इसको मार दिया जाए बच्चे को, ताकि सारी जायदाद उनको मिल जाए। आपके वालिद को? मेरे वालिद को, क्योंकि बहनें तो बहुत सारी थी, लेकिन हमारे इलाकों में बहनों को कोई तसव्वुर नहीं किया जाता था जायदाद देने का। हिस्सा तो दूर की बात है। तो फिर उनके जो मामू थे, उन्होंने उनको किसी तरह से कहा कि यहाँ से चले जाओ। बीच में बहुत किस्सा है, मैं सुना नहीं रहा। तो वो कुछ पैदल, कुछ ट्रक पे बैठ के करते कराते लाहौर आ गए। 16-17 साल के थे। रेलवे से स्टेशन से उतरे तो करीब में शादबाग का पुराने हिंदुओं के घर थे। वहाँ कोई नेक दिल खातून उनको मिल गई, उसने घर में रख लिया, बर्तन भी धोए, सब्ज़ी भी लाते रहे, छोटे मोटे घर के काम। कुछ सैयदों की इज़्ज़त भी थी, तो उसने बड़ी रिस्पेक्ट भी की। और जब किराया बना बॉम्बे जाने का रेलगाड़ी का, तो वहाँ से रेलगाड़ी में बैठ के बॉम्बे चले गए, क्योंकि हमारे ख़ासे अज़ीज़, आपको पता है एक ज़माने में पठानों का शहर था बॉम्बे। हाँ। और काबुल से बॉम्बे तक एक बड़ा तजारती रूट था लाहौर के थ्रू। तो हमारे काफ़ी लोग थे वो जो ज़्यादातर सिनेमा में डंडा खड़े लेके चौकीदारी करते थे। दिलीप कुमार और शाहरुख भी बन गए। तो वहाँ फिर वो चले गए, और फिर जब ये पाकिस्तान का सिलसिला बना तो वो सारे वापस आए, तो ये भी गांव वापस आए, शादी की, और फिर कोई 2 साल बाद कराची आ गए। तो आपके गोया रोल मॉडल वही हैं? 100% वही हैं। अच्छा,
और ये हम बाद में पूछेंगे कि ये जो रोल मॉडल होना है, ये आपका जो आज का काम है उसमें किस हद तक रिफ्लेक्ट करता है। आप हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर, 12 आप इस ओहदे पे रह चुके हैं, कभी सेक्रेटरी भी होते हैं आप। अच्छा, 14 साल से चला 2007 से। अच्छा, अभी हम 2007 में नहीं आ रहे, 2007 से पहले जो आर्ट्स काउंसिल थी 1954 से 2007 तक, उसमें बड़े बड़े नाम थे। उस वक्त भी तो कुछ होता होगा ना, मिनट में मैं आपको उस वक्त भी तो कुछ होता होगा ना। ताबनाक माजी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जी हाँ। ये अदारा जो 1954 में 6-7 फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने मिलकर बुलाया, बनाया, तो रजिस्टर कराया। 55 में इसकी ये इमारत शुरू हुई जिस इमारत का आपने जिक्र किया। 58 में ये मुकम्मल हुई और 7,19,000 रुपये में ये इमारत बनी, जिसमें सेठ अहमद दाऊद की दाऊद फाउंडेशन ने 2 लाख रुपए कर्ज दिया था, वो नहीं दिया था। इसी तरह से सर आदम जी, सेठ अमीर अली फैंसी, इस टाइप के लोगों ने, उस ज़माने का सेठ खासा पढ़ा लिखा होता था और उसको कल्चर से भी कोई दिलचस्पी होती थी, तो इस तरह से वो बन गई। और 58 में बकारुन्निसा नून शायद वज़ीर थी कोई, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। यानी मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ 62 में बेल्जियम और हॉलैंड से पेंटर आते थे और उनकी एग्जीबिशंस होती थी। अच्छा। 64 में इसी एक मंजर अकबर हाल वाली गैलरी में, जो अहमद परवेज़ आर्ट गैलरी है, एशियन सोसाइटी न्यूयॉर्क और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से पाकिस्तानी मुसव्विरों की नुमाइश न्यूयॉर्क में हुई है और यूनाइटेड नेशन तक में इसकी नुमाइश हुई और वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद सादक़न कई बरस आर्ट्स काउंसिल में रहे, शानुल हक हकी इसके मेंबर थे। फिर 67, 68, 69 में ऐसा था कि अयूब खान ने जब फैज़ साहब को बहुत तंग किया तो महमूद हारून साहब जो गवर्नर भी रहे और डॉन के वो थे, महमूद हारून साहब की बहुत दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत आपको परेशान कर रहा है, तो उन्हें कराची ले आए और उनका एक स्कूल था लियारी में, अब्दुल्ला हारून खड्डा स्कूल, उसका हेड मास्टर बनाया फैज़ साहब को ताकि ये इज़्ज़त नफ्स से इनको पैसे मिले। फैज़ साहब ने उसको कन्वर्ट किया कॉलेज में और फैज़ साहब उन 3 बरसों में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के नायब सदर रहे। नायब सदर वो इसलिए थे कि कोई भी 20 ग्रेड में जो आ गया था, किसी भी किस्म का आदमी जो कमिश्नर होता था वो सदर होता था। और अल्ताफ़ गौर साहब शायद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, तो एक ख़त भी उन्होंने लिखा था, 10,000 रुपये ग्रांट थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कमिश्नर से रिलीज़ नहीं होती थी। तो मेरे पास वो ख़त है कि उन्होंने कहा कि आपके कमिश्नर की अगर उसकी जो ईगो की तसल्ली इस बात पे होती है कि मैं उनके दफ्तर जाके 10,000 का चेक लूँ तो पैसे मिलेंगे। और वही तकरीरें कर कर के मैं पहला इलेक्टेड सदर बना कि जिन लोगों के दरवाजे के चौकीदार होने के मैं काबिल नहीं हूँ, वो लोग यहाँ रहे और वो भी किसी कमिश्नर के अंडर बीटिंग में बैठते थे। कमिश्नर के पास टाइम नहीं होता था या उनकी बेगम को नज़ला हो जाता था तो कमिश्नर मीटिंग कैंसिल कर देता था। पूरी ब्यूरोक्रेसी ने मुखालफत की, लेकिन 2010 में हमने इसके मेंबरों ने इसका आइन बदला और इसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट शुरू हुआ। अच्छा, यही एक फ़र्क है आपकी जो आर्ट्स काउंसिल है, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची, और बाकी जो पेशावर में, लाहौर में या इस्लामाबाद में, कि वो अब भी ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में हैं, वही उनके करता धरता हैं, लेकिन ये वाहिद इलेक्टेड बॉडी है जो आर्ट्स काउंसिल को चला रही है। तो अगर ये नेचुरल एडवांटेज ना होता तो आज हम शायद ये गुफ्तगू भी ना कर रहे होते। ये किस हद तक फैक्टर है? देखिए, इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेट्स का एक ये ड्रामा था कि पैसे सरकार तब देगी जब हम सदर बनेंगे। हाँ, मैंने उसको भी तोड़ा, मैंने सारे टैबूज तोड़े, सारा कुछ ब्रेक किया। तो मेरे पास पैसे नहीं थे शुरू में। 14 साल पहले मैंने आते ही, जब पहला मैं चीफ एग्जीक्यूटिव पहली बार इलेक्ट हुआ, वैसे मैं 21 साल से इस अदारे में काम कर रहा हूँ, 6-7 साल हमें लगे टेक ओवर करने में, 1 सीट जीती, 2 जीती, 4 जीती। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास ये एक बहुत बड़ा एसेट था, वसतुल्लाह से लेके मुश्ताक अहमद यूसुफी, असलम फ़ारूकी, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, शमशीरुल हदी। तो मैंने कहा ये करते हैं कि इस जगह को, इन सबको ला के यहाँ बिठाते हैं बुज़ुर्गों को और इस जगह का एतबार कायम करते हैं और ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि जिस पे पैसे नहीं खर्च होते। तो पहला हमने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जो पहली ब्रांड हमने बनाई, जो दुनिया में पहली और आज भी सबसे बड़ी ब्रांड है, हमने की, और वो इतनी बड़ी हुई कि सारी दुनिया से लोग आए। हिंदुस्तान से 12 बड़े अदीब यहाँ थे जब बॉम्बे में धमाके हुए थे, वो एक अलग किस्सा है। तो
कोई कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में ठहरे हुए थे, कोई पोस्ट ऑफिस के 4 कमरों में थे, कोई पालपा जो पायलट एसोसिएशन के 4 कमरों में थे, कुछ दोस्तों के घरों पे ठहरे हुए थे। जहाँ भी जगह मिल गई जी, जहाँ हमने अपने दोस्तों को सबने मिलके, और टिकट ज़्यादातर अपनी जेब से लेके आए थे या हमारे मुबश्शिर ने कहा कि यार एक टिकट इसकी मैं दे दूंगा, किसी और ने कुछ कर दिया, किसी और ने कहा कि इस तरह से हमने 7 दिन की कॉन्फ्रेंस की पहली, तो उसके चर्चे सारी दुनिया। तो मैंने कहा बगैर पैसों के भी तो काम किया जा सकता है और तो सही किया जा सकता है। हाँ। फिर हमने इस तरह से। तो 2007 में क्या ग्रांट थी और आज कितनी ग्रांट है? देखें 2005 में 10 लाख रुपए ग्रांट। अच्छा। और फिर इशरत अब्बास साहब ने इसको 10 लाख से 50 लाख को पहुँचाया था। व्हेन आई टुक ओवर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2005-06-07 में भी मेरी बॉडी थी और वो जो लोग इलेक्टेड थे वो मेरे ही थे। तो मैंने इस फैसला किया 8 बरस तक कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पीछे रहूंगा दूसरे लोगों को और मास्टरमाइंड। लेकिन मैंने देखा ज़ीरो, बड़े बड़े चैनलों के मालिक, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के मालिक यहाँ आए, और बल्कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक उन्होंने तो एक कार्ड जो डिज़ाइन हुआ था उसके भी 14,000 रुपये का 2 साल बिल भेजते रहे। बड़े मशहूर लोग हैं इस मुल्क के। फिर मैंने कहा यार ये होगा नहीं, तो इसको साले को ना जड़ से उखाड़ के फेंको। तो एक तो मैंने ओपन किया इसको, इसके गेट को। ये अशराफिया की सो कॉल्ड अशराफिया की बनी हुई थी कि रिटायर और रिटार्टेड सरकारी अफसर और इस किस्म के लोगों की जगह थी। तो मैंने खोल दिया, मैंने हर तबले वाला मतलब आपको हैरत होगी कि काजी वाजिद से लेके इमदाद हुसैनी से लेके हसीना मोइन, मुनव्वर सईद, सानी, कोई मेंबर नहीं था इस अदारे का। सारे सबको इकट्ठे बना दिया मेंबर। वो खौफज़दा होते थे कि अगर ये मेंबर बन गए तो हमारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। शाह साहब, अब जैसे आपने कहा कि मतलब वो उसी वक्त फंड देना चाह रहे थे कि यार अगर हम सदर बनेंगे तो फिर हम फंड देंगे, ठीक है। इसका रिएक्शन नहीं आया? मतलब ब्यूरोक्रेसी का तो आपने पता काटा, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने बदला नहीं। इतना रिएक्शन आया कि जब हम जनरल बॉडी कर रहे थे आइन बदल के सदर को हटाने के लिए, तो मतलब जिस लेवल पे पूरी ब्यूरोक्रेसी खिलाफ थी, और ख़त भी भेज दिया कमिश्नर ने, और हमने उसका ख़त फाड़ के फेंक दिया क्योंकि आइन के तहत उसको कोई इख्तियार नहीं था कि वो। उसके बाद हाई कोर्ट कुछ लोगों को भिजवा दिया, जस्टिस मकबूल बाकर उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम जनरल बॉडी नहीं रोक सकते, हम इसके फ़ैसलों को स्टे करते हैं नेक्स्ट हेयरिंग तक। तो हमने फ़ैसले कर लिए। 8 दिन बाद नेक्स्ट हेयरिंग हुई, तो हमारे लॉयर थे, बाबे थे, जिन्होंने ज़्यादातर जजों को पढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने कहा ये जस्टिस साहब आपने फ़ैसला दिया है, ज़रा इसे देखिए तो सही ये क्या है। तो वो आधे मिनट में वो विकेट हो गया। लड़ाइयाँ हुई, लेकिन हाँ ग्रांट का मैंने वही ख़त्म कर दिया उसमें से। तो आज कितनी है? आज जनाब 15 करोड़ है, और उम्मीद है कि jल्दी 20 करोड़ हो जाएगी। 10 लाख से 15 करोड़ की बात है। नहीं, लेकिन उसके अलावा जो नई बिल्डिंग बनी है इसके लिए 30 करोड़ रुपए अलग से आए। फिर कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट का है, उससे भी मैंने कोई 1000 KVA का ग्रेड स्टेशन और अंडरग्राउंड सीवरेज, इलेक्ट्रिक, कोई 12-14 करोड़ में उनसे भी खर्च कराए। तो वो तो आपने छीना है या मास्टर प्लान में था? देखिए डे 1 से मुझे कुछ, असल में लोग समझते हैं मुझे काम आता है, तो शुरू से PND की जब मीटिंग शुरू हुई तो मुझे वो बुला के बिठाते थे कि शहर को कैसे खूबसूरत करना चाहिए। तो उस बीच में मैं उसका स्टेक होल्डर बन गया कि आपका जो फेस है वो तो आर्ट्स काउंसिल है, यहाँ से ये शुरू होता है, नेपा, आर्ट्स काउंसिल, नेशनल म्यूज़ियम, बराबर में जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपको पता है कि एक म्यूज़ियम होता था, इधर प्रेस क्लब है, इधर। तो मैंने कहा कि ये आपका फेस है, इस पे आप आर्ट्स काउंसिल से को इसमें शामिल करें। सो चीफ मिनिस्टर वाज वेरी काइंड और उन्होंने इसमें शामिल किया। बाद में ब्यूरोक्रेसी से और इनसे कुछ धमकियाँ, कुछ प्यार मोहब्बत, कुछ दोस्तियों के ज़रिए काम निकालता। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों के दौरान, क्योंकि मतलब जाहिर है कि एक आपके लिए भी एक बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा, और कुछ नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा कि और कुछ नहीं सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा। लोगों के साथ डील करना तो दाएं हाथ का खेल होगा, राइट? ईगो मैनेज करना कि किसके साथ कैसे बात करनी है, किससे प्यार मोहब्बत करनी है, किसी के साथ थोड़ा सा भरम करना है। आर्टिस्ट्स की ईगो मैनेज करना कितना मुश्किल काम होता है? सबसे आसान है। अच्छा,
और सबसे पहले जो इशू था ना, मुझे अपनी ईगो को मैनेज करने का था क्योंकि मैं बहुत बड़ा फन खां था किसी ज़माने में। तो सबसे पहले तो मैंने उस पर काम किया और फिर मैंने जो फन खां थे ना उनको आंखें दिखानी शुरू की कि नो, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा। और जो मेरे आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, सबको मैंने मेंबर बनाया। उस्ताद बशीर खां, नफीस खां, रईस खान साहब की बेगम बिल्किस खानम, उनसे प्यार मोहब्बत। देखें, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं थी इस मुल्क के अंदर। सबसे पहले मैं मुश्ताक में यूसुफी, लुत्फुल्लाह खां गाड़ी से उतरते थे, उनका पहले एक पैर ज़मीन पे रखता था, फिर दूसरा, फिर जूते पहनाता था उनको। इस तरह से मैंने इनको जमा करना शुरू किया। मैं बताऊं, ये निगलेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। ये ईगो से ज़्यादा रिएक्शन भी है इस बात का कि यार मतलब कितनी ये एक एंटी आर्ट एंटी कल्चर सोसाइटी कोई है। कदर ही नहीं करता। हाँ, तो ये वो जगह है कि जिन्होंने सारे मिनिस्टरों को, फन खानों को साइड किया। और हमने कहा कि सोसाइटी के ट्रू हीरो जो हैं, इंतज़ार हुसैन साहब हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर है, उस्ताद रईस खां हैं। ये जो टीम, जाहिर है कि ये ठीक है, टैग लाइन आपकी है, स्टिकर आपका चल रहा है, लेकिन पीछे टीम ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त टीम। तो वो जो टीम है वो बनी बनाई मिली, डेवलप की, क्या किया आपने? कुछ भी बना बनाया नहीं मिला। ये बिल्कुल एक ज़ीरो से शुरू नहीं किया मैंने, वो सब मैंने माइनस से शुरू किया। एक डॉर्मेंट अदारा विद नेगेटिव रेपुटेशन, तो पहले आपको उसको ग्राउंड ज़ीरो पे लाना है। मसलन हमारे उधर जो लोग हमारे पुल के उधर या PCHN में रहते हैं, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये आर्ट्स काउंसिल आएंगे कि यार ये तो कोई बहुत ही घटिया किस्म की जगह है। तो उसके लिए फिर अनवर मकसूद के ड्रामे, सबसे पहले ऑडिटोरियम बनाया। तो मैंने इसी फर्श पे बैराम अवारी से लेके और वकार मलिक, ICI का चेयरमैन, सब ने कारपेट पे बैठ के ड्रामे देखे। वो मैंने तोड़ा। मैंने कहा 500 मर्सिडीज़ में आएगा, पैदल आएगा, गाना बराबर में बैठ के सुनेगा, थिएटर देखना है। तो एक ये भी किया, कोई थोड़ा थोड़ा कामरेडों वाले काम अनअनाउंस्ड किए कि ये क्लास सोसाइटी पे हम बिलीव नहीं करते थे। सॉरी, आपका सवाल मेरे बीच में से। वही था टीम। हाँ, टीम भाई, जो उस वक्त स्टाफ था ना, उनका कसूर भी कम था, लेकिन डायरेक्टर की तनख्वाह 1800 रुपये थी, बाकी किसी को 300 रुपये मिलते थे। तो जिस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स आपको वो फिर आप सोच सकते हैं। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने इसका एक ऑल्टरनेट अहमद शाह मेथड ऑफ मैनेजमेंट निकाला। वो ये था कि मैंने शहर के बेशुमार नौजवानों को वॉलंटियर कर लिया अपने साथ, और उन वॉलंटियर्स के ज़रिए मैंने आर्ट्स काउंसिल चलानी शुरू कर दी। साथ साथ उन्हें ट्रेंड करता चला गया। उनका इंटरेक्शन ज़िया मोइनुद्दीन से, अनवर मकसूद से गप्पें लगा रहे हैं, हसीना मोइन के साथ बैठे हुए हैं, तलत के साथ बैठे हुए हैं, साजिद हसन के साथ गप लगा, वो सारे के सारे जो गर्दनें झुकाए, लिहारी के बच्चे, लालू खेत के, कोई मैट्रिक उर्दू मीडियम, कोई इंटर मीडियम, अब वो पूरा आर्ट्स काउंसिल वो चलाते हैं इंडिपेंडेंटली। ये एक पैरेलल टीम मैंने तैयार की। उसके बाद मैंने कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए सारे बड़े बड़े जो नाम थे हमारे लिटरेचर के, म्यूज़िक के, एक्टर, उनको भी लेके आया कि सबसे पहले तो जीतें। तो उसमें तलत हुसैन साहब, शफ़ी मोहम्मद शाह, नैयरा नूर, अभी भी मुनव्वर सईद, नूरुद्दीन शाह, ये सब गवर्निंग बॉडी में लिए। और अब गवर्निंग बॉडी का इजलास होता है, और ये पता नहीं, मुझे बाद औक़ात जो है ना, मुझे मसला होता है। मसला ये है कि वो जैसे होता है ना, मुकम्मल जो ये कहेगा ठीक कहेगा वाला सिनेरियो बन गया है। तो मैं उन्हें बार बार हुज्जत करता हूँ, सारे मुझसे बड़े लोग हैं, चैलेंज करो, बजिया भी मरते दम तक मेरी, मैं कहता हूँ खुदा के लिए चैलेंज करो, वो कहते हैं नहीं करता। ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर मैं ये करता हूँ कि अपने बाकी जो दो, अरे दूसरी बात, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो कुछ हो, गवर्निंग बॉडी से ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ बैठता हूँ घंटों। आप समझते हैं ना, जैसे नफीस है, अरशद महमूद हैं, म्यूज़िक शुरू किया, इन लोगों के साथ कई कई घंटे बैठे, थिएटर कर रहे हैं तो ज़िया साहब से बात की, खालिद अहमद से बात की, जैन को बुलाया। अब इतनी अल्लाह का शुक्र है कि जिसको मैं फ़ोन करता हूँ या खुद आ जाता है या मैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे तो कोई इतना नहीं पता था, शायरी वायरी का मुझे बहुत पता था, तो उसमें तो मुझे पता था। फिर ये थिएटर में थिएटर वाले के साथ राहत और तलत ने जब शुरू किया तो मैं उनके साथ था शुरू से। बट मैंने फिर फाइन आर्ट और इन सारी चीज़ों में मैं ख़ुद भी सीखता रहा, लेकिन मैं इनका मशवरा भी, बट मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा एडिटर है, तो इनके मशवरों से भी जो कुछ कारामद चीज़ थी वो रख ली, बाकी काट ली। मैं
मेमोरी आपकी ठीक ठाक है। ठीक ठाक छोटा लफ्ज। हाँ, जाहिर है। तो उसने ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में या आपकी अपनी जो तामीर है उसमें आपका क्या रोल अदा किया? बहुत बड़ा रोल अदा किया। बचपन से मसलन मुझे, आप जो स्कूल में पढ़ता, मेरे साथ जो लड़के लड़कियां थे उनके घरों के नंबर याद हैं, टेलीफोन। बाद में जब यहाँ आके इलेक्शन लड़ने शुरू किए तो हर आदमी मैं पूछता था, ज़रा तुम्हारी फूफी जो बीमार थी पिछले दिन उनका क्या हाल है, तुम्हारे नाना का ये है, यार सॉरी यार तुम्हारे फलां का इंतकाल हुआ। वो मेरी मेमोरी में किसी से एक दफ़ा भी मिलता था मेरा फीड हो जाता था। और फिर मैंने वक्त बहुत दिया, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा शुरू से रखी, नीचे चौराहे में बैठ कर के। तो मेमोरी ने तो बहुत ही अमेजिंग काम किया मेरे लिए। और सबसे बढ़ के ये कि मैं 7वीं से 8वीं 9वीं 10वीं तक उर्दू शायरी सारी पढ़ ली थी, तो मेरी तो शनाख्त ही वही बनी कि यार इसको शेर सबसे ज़्यादा याद हैं, यार ये बहुत अच्छे वाले शेर सुनाता है। तो मेरी एंट्री तो ऐसे हुई थी, आपको पता है इन लोगों में। आपने खुद को मार के एक इदारे को खड़ा कर लिया, खुद को जिंदा किया उसके साथ, खुद को जिंदा किया हाँ, उसके ये साथ। मैं तो बताऊंगा ये कैसे। यही मैं सुनना चाहता। यार मसला ये है कि आपका घर भी डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ? सब ये कुछ हुआ, सारी सब कुछ चीजें हुआ। मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, मेरे घर में प्रॉब्लम आई, और मेरे बच्चों ने भी कहा कि ये तुम कोई अरबों खरबों कमा सकते थे। मेरे अंदर बहुत है, अगर मैं पैसे वाली लाइन पे चलता तो मैं इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से होता, बग़ैर इल्लीगल दौलत के। मेरा शुरू से इंटरेस्ट ये था कि इतने पैसे हो जाएं कि ये घर वर पुरानी सी 2-3 गाड़ियाँ, बच्चे अच्छे स्कूलों में चले जाएं। या मैं खुद होता था, मेरे पास गाड़ी होती थी यूनिवर्सिटी में भी, 5-10 दोस्त, 2 आने वाला, 4 आने वाला, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, इतना ही मेरा होता था। बस मुझे टेंशन होती थी जिस दिन मेरी जेब में पैसे ख़त्म हो जाएं कि यार अब ये दोबारा पैसे इस काम के लिए। ये लोग सारे जर्नलिज्म में चले गए, मज़हर अब्बास, वसतुल्लाह खान, ये मेरे 24 घंटे के दोस्त थे। मैंने फिर प्रेस क्लब आके बैठना शुरू कर दिया। एक ज़माना प्रेस क्लब में बैठता रहा। प्रेस क्लब में एक आध दफ़ा 2 दफ़ा इशू हुआ। प्रेस क्लब के पास पैसे नहीं थे, तो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरे वालिद मेरे भाई करते थे, तो सलीम आसमी वॉज प्रेसिडेंट। वो मेरे बहुत दोस्त थे और बहुत ही शानदार आदमी थे, उनका म्यूज़िक का जो सेंस था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि यार ये छत डाल दो जब हम पैसे। और मैं वहाँ चला गया और मैंने छत शुरू। तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी मेरे खिलाफ, वहाँ एक जनरल बॉडी भी हुई, सब कुछ हुआ। और मेरी शनाख्त चैलेंज करने लगे कि भाई इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट साला, इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। ये क्यों बैठे हुए? पॉलिटिशियन बड़े बड़े बजंजो साहब और मैं नज़ीर, ये क्यों बैठा हुआ? तो मुझे फील होना शुरू हुआ कि यार मेरी कोई आइडेंटिटी, ये साले एक इंसान होना आपके लिए आइडेंटिटी काफ़ी नहीं है। तो फिर ये यानी कोई 15, 18, 19 साल बाद मुझे तो एक सुराख सा नजर आया। जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा ये पूरी कचरा कुंडी है, मुझे लगा यार कि इस जगह को अगर टर्न अराउंड करते हैं तो फिर आप कम से कम मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि यार ये बंदा कौन है, क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे। अच्छा शाह साहब, अब अगर थोड़ी सी मैं बाजारी जबान में एक सवाल पूछूं, आजकल क्या माल, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था सर, बस सर मौके के इंतजार में था, क्या माल बिकता है? अगर हम सिर्फ बात करें पाकिस्तानी कल्चरल सीन को छोड़ दें, हम बात करें आर्ट्स काउंसिल की, कुछ इवेंट्स होते हैं फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। देखिए हमारा तो कोई माल, जो असली माल है ना हमारा, जो हमारा हेरिटेज है, वो नहीं बिकता है। ये हमने उसको ब्रांड किया है और बेचना शुरू किया है, और महंगा करके बेचना शुरू किया है। मसलन उर्दू नहीं बिकती थी, बिल्कुल ही नहीं बिकती थी, और तौहीन आमेज़ में कहते थे कि साला उर्दू मीडियम है। अब सारे अंग्रेजी मीडियम, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड के PhD कतार लगा के उर्दू कॉन्फ्रेंस में आके बोलना पसंद करते हैं। ये तो है, ये ब्रांड किया है अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को। जिस तरीके से देखिए, अब ये जो ज़माना है ना, इस ज़माने में आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, रैपिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन आपको उसकी बनानी पड़ेगी। उस पर मैंने काफ़ी काम किया। अच्छा शाह साहब, अब देखें ज़्यादा बहुत लोग देख रहे हैं, और बिकता जो है ना वो तो आतिफ असलम है, और वो सब बिकता है कमर्शियल। आर्ट्स काउंसिल जो भी हो दुनिया की, उसका बुनियादी काम कमर्शियल और पॉप को प्रमोट करना नहीं है। अपना जो हमारा एक हेरिटेज है और जो हमारा अपना विरसा है क्लासिकल म्यूज़िक का, उसको एक तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है और आगे तक पहुँचाना है। अच्छा शाह साहब, अब ज़ाहिर बहुत लोग देख रहे हैं, और अक्सर ये होता है, मुझे पता है कि एक बड़ा क्लीशेड लाइन है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कोई देख रहा है, वो समझता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है, चाहे वो मौसीकी का हो, शायरी का हो, एक्टिंग का हो, व्हाटएवर। हाँ, उसको ये समझ नहीं आती कि या मैं इस टैलेंट को कहाँ इस्तेमाल करूँ, कहाँ डिस्प्ले करूँ। तो
क्या तरीका है कार? अगर कोई यंग है, नया है, उसका ना कोई नाम नहीं है, वो किधर जाए? ये सवाल 10 साल पहले तक तो बहुत रेलेवेंट था। अब हर एक के पास एक टीवी स्टेशन बना हुआ है। मेरी बेटी समेत सब वो अपना म्यूज़िक बनाते हैं, जैसा बनाते हैं, रैप करते हैं, खुद लिखते हैं और वो रातों रात मशहूर भी हो जाता है। एक एवेन्यू बहुत है। एक प्रॉब्लम है उसमें कि ट्रेनिंग की तरफ फोकस कम हो गया है। जो आपको अपने टैलेंट को पॉलिश करना है, उसके बगैर वो समझते हैं कि तो वो फिर यूट्यूब स्टार या वो क्या होता है वो टिकटॉक, हाँ टिकटॉक में 10 मिलियन मिल जाता है, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है कि उसका एक्सेंट ठीक नहीं है, ख़राब एक्सेंट पे तो 10 मिलियन मिले, सही कर लेगी तो मिलेंगे कैसे? वो एक जो ख़राबी हमारा टीवी का ड्रामा पैदा कर रहा है, उसी तरह की ख़राबी इससे भी पैदा हो रही है कि मज़ीद गैर मेयारी होती जा रही है आपकी सोसाइटी। आपने कल्चर की बात की थी प्रोग्राम के शुरू में कि एंटी आर्ट या हमारी सोसाइटी उस तरह हुए, हाँ हैं, तो उसके बावजूद आपने म्यूज़िक को भी इतना पॉपुलर कर दिया, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ड्रामास भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस है या ये क्लीशेड लाइन थी कि हम एंटी आर्ट या माल अच्छा मिले तो लोग आते हैं? क्लीशेड लाइन बिल्कुल नहीं है। हम आज भी एंटी आर्ट हैं। ये एक यूटोपिया है चंद हज़ार लोगों की, चंद सौ लोगों की घूम फिर के। देखें, हमारी जो 2 नस्लें गुजरी हैं ना, वो ज़्यादातर मुनाफिकत की नस्लें थीं। वो फॉलो करते रहे, पहले वो जो निज़ाम था, फिर वो आया, फिर वो ब्यूरोक्रेसी और एक और नेक्सस बना, आपको पता है, फिर एक तीसरा नेक्सस बन गया। हमने सोचा कि हम तो फॉलो करें, घर खुशहाल रखें, नौकरी अच्छी हो, वॉइस ऑफ डिसेंट की ज़रूरत। मैंने ये किया कि उनको इज़्ज़त और ये शुरू हमारी उर्दू शायरी की ताल्ली से और मुनाफिकत से। आप उर्दू शायरी पढ़ें, आपको पता लग जाएगा हम कितने मुनाफिक और कितना झूठ बोलने वाले लोग हैं मेजॉरिटी में। गालिब वालिब की बात नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैंने नौजवानों पे काम करना शुरू किया, यूथ फेस्टिवल किए, सारी इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर की। मुझे पता था कि ये अभी तक बचे हुए हैं, ये उनको एक ही चीज़ सिखाई। खुद तकरीरें करता था मैं, बहुत अच्छे सेशन लेता हूँ कि भाई यहाँ क्या होता है, घर में जूते पड़ते हैं, रोटी खाने को नहीं है, बस में अच्छा गाना गाता है, आर्ट्स काउंसिल नहीं आ सकता, किराया देता था, आर्ट मटेरियल देता हूँ आज भी। तो उनको सबसे पहले तो उनकी गर्दन ऊपर करनी शुरू की कि साला क्या है, 500 मर्सिडीज़ में आता है, भाई तू कर सकता है। वो कर सकता है ना, एक रेवोल्यूशन ले आया। हम हमारे बच्चे तो आर्ट स्कूल, म्यूजिक स्कूल और थिएटर स्कूल का 4 स्कूल बनाए। अच्छा। एक को रिवाइव किया, 3 बनाए। आर्ट स्कूल अगेन पाकिस्तान का म्यो कॉलेज जो था वो तो अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसके बाद पहला जो आर्ट स्कूल बना वो आर्ट्स काउंसिल का था, वो 64 में बना। अजहर जूबी पहले हेड मास्टर थे इसके, वो भी बंद पड़ा था। इस शहर के बहुत नामी ग्रामी लोग उसके बोर्ड में थे, ना पीने को पानी था, ना टीचरों के पास तनख्वाहें नहीं। वो फीता लगाते थे कि हम ये 4 अदारों के, आप समझते हैं ना, कॉर्पोरेट के जो होते हैं, कॉर्पोरेट के बाबू जो हैं, जो मल्टीनेशनल के लिए पैसे कमाते हैं, वो टर्न अराउंड किया। कोर्ट मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने केस किया, हाई कोर्ट से जीता, उसको खाली करा के 30-32 टॉप टीचर हैं, फ्री एजुकेशन है, एक बच्चे पे कुछ 40,000 रुपये खर्च होते हैं, आर्ट मटेरियल भी मिलता है, आली शान हमारे बच्चे निकल रहे हैं। म्यूज़िक स्कूल बनाया, थिएटर स्कूल बनाया, डांस स्कूल बनाया, 500 से ज़्यादा लोग हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट भी सिखाते हैं, वोकलिस्ट भी। प्रॉप इनिशियल ट्रेनिंग हम ज़रूर क्लासिकल की कराते हैं, उसके बगैर ना कभी भी आप वो नहीं हो सकते। शिकवा समझें या एक सजेशन समझें, मैं पहले भी आपसे बात की, अब मैं थोड़ा ऑन एयर करता हूँ ताकि आपको करना पड़े। अक्सर पता होता क्या है कि मतलब हालांकि हम कराची शहर में आपको जानते भी हैं सब कुछ, उस वक्त पता लगता है कि आर्ट्स काउंसिल में कुछ हुआ था जब वो ख़त्म हो जाता है, उसका रिव्यू अखबार में आता है। तो ये अगर कोई मैसेजिंग, ये बेशुमार लोगों की शिकायत है, ये ऐसा कुछ हो जाए। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पसंद नहीं करते कि आर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट या फेसबुक पे चले जाएं। आप सिर्फ आर्ट्स काउंसिल लिखेंगे ना तो आपके पास दुनिया की कोई आर्ट्स काउंसिल नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आएगी, तो ये भी एक काम। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म भरा हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं हुई है, उनको डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं हो ज़रार पे तो तंज नहीं कर रहा है, नहीं किसी और की बात हो रही है। तो मैं तो जितना ढोल पीट सकते हैं ना अपने प्रोग्रामों का पीटता हूं। हाँ, और कोई बात जो स्क्रीन के सामने करनी हो, कैमरे के सामने।
मैसेज देना चाहता हूँ। मैं नहीं, हमारे नाम था। नहीं, मैं मैसेज बिल्कुल नहीं देना हमारी चाहता। भी बेइज्जती करेंगे। मैसेज जिस दिन हम देना शुरू करेंगे ना, तो हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएगी। मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपने एक जुमला कहा था कि आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके ये अदारा, इस अदारे ने मुझे ज़िंदा किया है। मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आज जो मेरी सारी दुनिया में जो लोग हैं, मतलब यूसुफी साहब कहते थे मैं इसका वर्कर हूँ, नूर उदा शाह कहती थी कि ये बोलेगा तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगी। इतने बड़े बड़े लोग जिनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवाना चाहता था, जितना मैंने, तो मेरी ये इतनी बड़ी कमाई है कि कोई सेठ अरबों खरबों रुपए में नहीं ख़रीद सकता। इसने मुझे ज़िंदा किया है इस अदारे ने। और मुझे ये पहले दिन से यकीन था कि ये जो एक तस्वुर है कि थैंकलेस सोसाइटी है, ये बिल्कुल भी थैंकलेस सोसाइटी नहीं है। बहुत खूब। और मुझे तो, मैं खुदाई कसम, अभी आज भी बुला रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये क्यों बुला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। मैं बिल्कुल हम्बल नहीं हो रहा, मैं हम्बल आदमी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि लोग, मसला है एक ज़रा, यहाँ 99% लोग काम करना पसंद ही नहीं करते। तो ज़रा सा अगर आप थोड़ा सा कहेंगे वाह ये होता है, यानी वेस्ट में या कहीं और जो चीज़ें रूटीन में हो रही होती हैं, हमारे यहाँ वो यानी बहुत तो मतलब यार, हुकूमत पाकिस्तान ने भी आला एजाज़ से नवाजा है और भी बहुत कुछ हुआ है। तो बहुत कामयाबी की ज़िंदगी है मेरी। हाँ, मज़े की बात, जितना एक और आप ही की बात से बस मैं ख़त्म कर, मेरे बीवी बच्चों को जो शिकायत होती थी ना, अब शहर में जहाँ निकल जाएं उन्हें पता चले कि वो अहमद शाह का बेटा है, या तो उसको जगह भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, और सिफारिश भी उनके पास आती है कि शाह साहब से कहें ये काम। तो मुझे वो जो एक इतने साल का एक मसला था, नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। तुम बंद करोगे या ये शाह साहब? नहीं, आप बंद करें, मुबशर साहब करें। हमारा प्रोग्राम बंद करें। देखें, ये जो प्रोग्राम है, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक की नौकरी ख़त्म हो तो मैं उसकी जगह ले लूँ। लेकिन ये ज़रा हट के प्रोग्राम है, और मेरा भी मसला ये है कि मेरी पूरी पर्सनालिटी जो है ना, वो ज़रा हट के पर्सनालिटी है। काफ़ी खुल के हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये कैमरा बंद होने के बाद जो हम गुफ्तगू करेंगे, किसी रोज़ वो भी आपको सुनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।